वेरी गुड। तो भाई हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर जो अपना लास्ट टॉपिक था वो था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, जिसके अंदर हमने बात किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। नाउ अब जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है रोजगार चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक का, यानी कि भारतीय व्यवस्था वाली बुक का। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ ही क्वेश्चन जो है उससे आते हैं। 18 पेज का पूरा चैप्टर होगा आपका, एक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रोजगार, आखिर एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो समझ ध्यान से, तो कहते हैं इसका अभिप्राय देश के नागरिकों को प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के जो इच्छुक हैं, यानी ऐसे नागरिक जो भाई जो अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, वेजेस रेट दिहाड़ी, उस पर काम करने के इच्छुक हैं और उनको आय अर्जित करने के लिए काम मिल रहा हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि रोजगार का मतलब यह है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक है और उसे काम मिल रहा हो। यानी मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, उस पे काम करने के वो इच्छुक भी और उसको काम भी मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं रोजगार। समझा भाई? रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है और उसे काम भी मिल रहा हो। वेरी गुड दीपक। अब बात करते हैं, वो इंग्लिश में भी यही है हमारे पास कि इट मीन्स द पीपल हु रेडी टू वर्क एट द डिसाइडेड वेजेस रेट एंड गॉट द जॉब। ठीक है भाई, सिंपल। वह व्यक्ति जो मार्केट में प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक भी और उसे काम मिल रहा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? रोजगार कहलाएगा। ठीक है भाई अमन? ठीक। अब बात करते हैं, एक बात समझना, श्रमिक कौन होता है, वर्कर कौन होता है। तो श्रमिक की बात करें या वर्कर की बात करें तो यह वह व्यक्ति है जो कि आय अर्जित करने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी आर्थिक काम में लगा होता है। एंड दैट पर्सन हु एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट या इनकम। समझ भाई? वह व्यक्ति जो किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम कहते हैं क्या? श्रमिक, वर्कर। समझ चीज? और अगर बात करें तो वर्कर भी दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और आपका भाड़े के मजदूर यानी हायर्ड वर्कर। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक भाई, तो श्रमिक का मतलब वह व्यक्ति जो किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है फॉर अर्निंग इनकम। वेरी गुड बिट्टू। नाउ देखिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के आपके वर्कर होते हैं ना, एक था आपका भाड़े के मजदूर हायर्ड वर्कर और एक था आपका स्वनियोजित मजदूर यानी कि आपका सेल्फ ऑन वर्कर। ठीक है भाई, तो आखिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ ऑन वर्कर कौन से होते हैं, स्वनियोजित मजदूर कौन से होते हैं? तो दोज हु एंगेज्ड इन देयर ओन वर्क और ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने ही काम में, अपने ही आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं स्वनियोजित मजदूर। ठीक है, समझा चीज? जैसे कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो मेरा है, मैं यहाँ का ऑनर हूं और मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, तो मैं एक क्या कहलाऊंगा? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अब वहीं अगर बात करें हायर्ड वर्कर कौन से होते हैं, भाड़े के मजदूर कौन से होते हैं, तो ऐसे मजदूर जो अपने कामों में नहीं अपितु किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, दूसरे व्यक्ति के यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोज हु एंगेज एट अदर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, भाड़े के मजदूर भी दो तरह के होते हैं आपके, नियमित और अनियमित, यानी कि आपका रेगुलर और कैजुअल। तो अगर हम बात करें तो नियमित मजदूर कौन से होते हैं, रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे मजदूर जो कि किसी संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको बताऊं तो क्या होते हैं, तो संगठित क्षेत्र का मतलब उस क्षेत्र से है, यानी एक तरह सरकारी या ऐसे जॉब जहां पर ना श्रम एक्ट में लेबर कानून के द्वारा या लेबर एक्ट के द्वारा उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हो। ठीक है, तो यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो कि संगठित क्षेत्र के अंदर आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, तो उसे हम कहेंगे नियमित मजदूर। ठीक है, एंड दोज वर्कर्स हु इन्वॉल्व्स एट द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है भाई, जहां पे आपका क्या होता है, लेबर एक्ट को फॉलो किया जा रहा है। अब वहीं अगर हम बात करें अनियमित मजदूर कौन से होते हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज या कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं, तो ऐसे वर्कर जो कि किसी असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं। समझा चीज? नियमित मजदूर वो होंगे जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे होंगे, किसी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, एक सरकारी जॉब वाला या कोई भी अच्छी एमएनसी में काम कर रहा है। और वहीं अनियमित मजदूर वो मजदूर होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते बल्कि किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, समझा चीज? जिनके पास जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, कभी उनसे जॉब छीन लिया जाएगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता। ठीक है, काम के घंटे उनके निश्चित नहीं होते, ना ही उन्हें कोई श्रम कानून के द्वारा, लेबर एक्ट के द्वारा कोई बेनिफिट मिलता हो। समझ आया? अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है,
तो इसमें देखना कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। तो देखो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, तो यहां पर काम करने के घंटे तय होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर श्रम कानून यानी लेबर एक्ट के प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं, श्रम कानून के प्रावधान पालन किए जाते हैं, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मालिकों की तरफ से सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, जैसे घर, रेंट, या फिर अगर हम बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य निधि फंड, हेल्थ केयर फंड उनको मिल जाता है, ठीक है, बीमा, ये सब, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कार्यस्थल का वातावरण जो है ना, जो वर्किंग प्लेस का एनवायरनमेंट है, वो भी काफी ज्यादा हाइजीनिक होता है या हेल्दी होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर जॉब अनुबंध होते हैं, यहाँ पर ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला जो वर्कर है और जो आपका एम्प्लॉय है यानी कि मालिक, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और एक और अंतर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं वो बता दूंगा कि जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इसे हम औपचारिक संगठन भी कह सकते हैं, औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन हम इसे कह सकते हैं, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसे कह सकते हैं। और वहीं पर ये जो है इसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं, यानी कि आपका इनफॉर्मलाइजेशन या इनफॉर्मल सेक्टर भी कह सकते हैं। समझ भाई दोनों में अंतर आप लोगों को, तो कुल मिला के 5-6 अंतर हो गए, दोनों के बीच में काफी होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो होता है आपका श्रम बल क्या होता है, व्हाट इज लेबर फोर्स। तो वो श्रम बल का मतलब अगर बताऊं तो समझना परिभाषा क्या लिखा है, तो वह सभी व्यक्ति जो कार्यरत है यानी काम पर लगा हुआ है, प्लस में काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, परंतु काम नहीं मिल रहा, यानी कि एक तरह से वे व्यक्ति जो सच में काम पे लगे हुए हैं और प्लस में वे व्यक्ति जो बेरोजगार है, क्योंकि बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है कि काम करने का इच्छुक होना फिर भी काम ना मिलना, यानी एक तरह से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और प्लस में जो बेरोजगारी है। नल्लों की बात यहां पर नहीं होती, क्योंकि नल्ले ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के इच्छुक ही नहीं होते, तो उनकी बात नहीं होगी यहां पर, सुना है भाई। तो वह व्यक्ति जो काम कर रहे हैं और प्लस में जो काम करने के इच्छुक है परंतु काम नहीं मिल रहा, उन सबको हम क्या कहते हैं, अपना श्रम बल कहते हैं। यानी कि एवरी पर्सन विच इन्वॉल्व्स इन वर्क्स एंड सर्चिंग फॉर दी वर्क, वह व्यक्ति जो काम कर रहा है और काम ढूंढ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, लेबर फोर्स कहते हैं। यानी कि अगर लेबर फोर्स का मैं अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एम्प्लॉयड जो रोजगार पे लगे हुए हैं वो, प्लस में अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, क्योंकि बेरोजगार का मतलब होता है वह व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा। समझना भाई ये चीज आया। पर याद रखना 15 वर्ष से कम लोगों को और 60 वर्ष से ज्यादा वाले लोगों को इसके अंदर शामिल नहीं किया था, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, 15 वर्ष से कम वाले लोगों को चाइल्ड लेबर मान लिया जाता है ना, बाल मजदूर, और उसको संविधान प्रोविजन नहीं देती, ठीक है ऐसा। बट हमारे देश में गरीबी के कारण बच्चे काम करते हैं पर हम उसको काउंट नहीं करते, और कुछ लोग जो होते हैं बूढ़े बूढ़े लोग 60 के बाद भी काम करते हैं, बट फिर भी हम उसे शामिल नहीं करेंगे। समझ में आया ये चीज भाई, आया, तो हम कह सकते हैं ये वाला, ठीक है ठीक है। तो श्रम बल का मतलब समझ में आ गया ना, और इसे हम 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं करते ना। अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स, एलएफ का मतलब यहां पर लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल की सहभागिता दर, श्रम बल की सहभागिता दर क्या है, यानी कि पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द लेबर फोर्स। श्रम बल का कुल जनसंख्या में कितना अनुपात है, यानी कि टोटल जितनी पॉपुलेशन है ना हमारी, उस टोटल पॉपुलेशन में आखिर कितने लोग हैं जो श्रम बल में है। सर ये चीज, इसको हम कहेंगे पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द लेबर फोर्स। अगर मैं इसको एक बार यहां पे समझाऊं तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब फॉर्मूला ये बन जाएगा इसका कि जो पार्टिसिपेशन रेट है यानी कि जो सहभागिता दर है, सहभागिता दर, पार्टिसिपेशन रेट किसकी, लेबर फोर्स की सहभागिता दर, इसका फॉर्मूला ये हो गया कि श्रम बल यानी कि आपका लेबर फोर्स अपॉन में टोटल जनसंख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि श्रम बल अपॉन में टोटल जनसंख्या, यानी कि कुल जनसंख्या में कितना योगदान श्रम बल का है। यानी आप ये भी कह सकते हो एक तरह से कि रोजगार प्लस बेरोजगार अपॉन में कुल जनसंख्या,
ठीक है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या में से कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं प्लस पे काम करने के इच्छुक हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका सहभागिता दर, वो भी किसकी, लेबर फोर्स की सहभागिता दर। समझ में आ गया, हो गया तरुण जी, अमन, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहां पर ना ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समझना ध्यान से। ये 2011 की एनएसएस का रिपोर्ट होता है हमारे पास, 2011 के बाद जो जनगणना हुई है ना, वो कुछ तो वर्चुअली हुई है, तो उसका कोई ऑफिशियल डाटा अभी तक है नहीं हमारे पास, तो हमें उसी को डाटा को फॉलो करना पड़ता है। कहते हैं ना 2011 का जो डाटा था उसमें बताता था कि लगभग जनसंख्या का 40% श्रम बल में शामिल है। कितना परसेंट, 40%। अच्छा एक और चीज इसके अंदर, एक और, इसमें मल्टीप्लाई में 100 भी होता है, सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो कह रहा है क्या, हमारे जनसंख्या का लगभग 40% जो है वो किसमें है, श्रम बल में है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दूं आपको मैं कि जिस देश का श्रम बल जितना ज्यादा होता है, लेबर फोर्स जितना ज्यादा होता है, वो देश उतना ही ज्यादा ग्रो करता है, यानी कि वहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, बूढ़े लोग कम है या बच्चे लोग कम है, ठीक है। चाइना की आप जानते हो बात, चाइना में क्या था आपका, 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, एक बच्चे की नीति। इससे ना हुआ ये कि उनके यहाँ जो था लेबर फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो मतलब बूढ़े लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, जवानों की संख्या वहां पे कम हो गई थी, तो लेबर फोर्स कम हो गया था। लेबर फोर्स जितना ज्यादा होता है, समझ लो उस देश में कहीं ना कहीं उत्पादन शक्ति उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे देश में 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात बताएं तो 40% जो जनसंख्या है वो किसमें शामिल थी, लेबर फोर्स के अंदर, ठीक है। और 40% में ऐसे ही बात करें तो 41% गांव में और 37% शहर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांव में श्रम बल ज्यादा क्यों, शहरों में कम क्यों, तो गांव में जो लोग होते हैं गरीबी ज्यादा होती है, गांव में उतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते। शहरों में कम होने का मतलब यह है कि शहर में तो लोग भाई 20-20, 25-25, 30 साल तक पढ़ते ही रहते हैं, केवल उम्मीद से कि एग्जाम निकल जाएगा, समझ रहे हो ये चीज। तो इसलिए शहरों में श्रम बल कम होता है, गांव में श्रम बल ज्यादा है। दूसरा, पुरुषों का योगदान श्रम बल में कितना परसेंट है, यानी कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करते हैं श्रम बल में लेबर फोर्स है, उसमें पुरुष कितने हैं, 56%, वही महिलाओं की बात करें तो मात्र 23%, ठीक है। और शहरों की अगर हम बात करें, शहरों में पुरुष कितने परसेंट काम पे लगे हुए हैं, महिलाएं 16%। वही ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पुरुष है 55 अर्बन रूरल एरिया में, और महिलाएं कितनी है, 25। आप देख पा रहे होगे, इससे क्वेश्चन बनता है कि महिलाएं जो है शहरों में कितना परसेंट काम करती हैं, गांव में 25। तो जो अगला क्वेश्चन होगा ना हमारा, एक क्वेश्चन वो इसी के बेसिस पे होगा, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इसको तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपका महिलाओं का योगदान है शहरों के अंदर 16% है और गांव में जो है 25% है। क्वेश्चन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी हम आपको बात आते हैं किसके बारे में, ग्रामीण, वही है क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं शहरों से ज्यादा क्यों हैं। तो इसके 4 फैक्टर बन जाते हैं। पहला, गांव में महिलाएं ज्यादा शिक्षित नहीं होती, अशिक्षा है तो भाई कोई सा भी काम करने को तैयार हो जाती है, मालिक के यहाँ पे या अपने मुखिया के यहाँ पे चलो भाई बर्तन वर्तन धो लेते हैं, झाड़ू को संभाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा, निर्धनता, गरीबी गांव में ज्यादा है, ज्यादा गरीबी तो भाई बच्चे बचपन से ही उनको काम करना पड़ जाता है, 14 साल 15 साल के बाद से काम पर चालू हो जाती है। प्लस में एग्रीकल्चर डोमिनेंस, आप देखोगे तो गांव में क्या है, कृषि है, और कृषि पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर घर की बात करें तो स्वनियोजित मजदूरी, खुद का खेत है तो ही महिलाएं काम पे कर रही होंगी, और नहीं तो दूसरे के यहाँ तो काम करेंगी, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि काम ज्यादा वहां पे मेनली है, सस्ते लेबर मिल जाते हैं, एक खेत पे 10-10 लड़कियों को लगा देंगे काम करने के लिए, 100-100 रुपए में काम निपट जाता है, सही चीज भाई। अब वही एक होता है लास्ट, सामाजिक स्वरूप। अब अगर आप देखोगे ना तो गांव की जो सोसाइटी होती है और शहरों की सोसाइटी में काफी अंतर है। यहाँ पर लोग बीए करने के बाद भी अपनी बेटी को काम पे नहीं भेजेंगे, नहीं हम अपनी बेटिया के हाथ से कैसे कमा के खाएं, नहीं कमाएगी, वो घर में बैठी रहेगी, शादी करवा देंगे बट उसको नहीं कमा देंगे, बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है। बट गांव में ऐसा कुछ नहीं है। और गांव में एक और है ना, जात पात वाला व्यवस्था, ठीक है, जो नीची जात के लोग हैं वो काम ही करते रहेंगे, उनका कल्चर ही ऐसा है, ठीक है। तो ये तरह से आपके 4 पॉइंट आप कह सकते हो, अशिक्षा, निर्धनता, कृषि का जो प्रभुत्व है गांव में ज्यादा है, और कहीं ना कहीं और हमारे देश की ज्यादा जनसंख्या भी कृषि पे इन्वॉल्व है, इसलिए लेबर फोर्स ज्यादा है। और प्लस में समाज का स्वरूप, जो सोसाइटी का नेचर है वो कैसा है, ठीक है भाई। ना अगर हम बात करें, ये होता है हमारे पास कार्यबल। अब क्या है, तो हमने बात किया लेबर फोर्स के बारे में, लेबर फोर्स। अब हम बात करते हैं वर्क फोर्स के बारे में। देखो वर्क फोर्स क्या होता है,
तो वास्तविक लेबर फोर्स में क्या था, जो काम कर रहे हैं प्लस में काम करना चाहते हैं। यहां पर क्या है, वर्क फोर्स के अंदर, कार्यबल के अंदर जो वास्तव में काम कर रहे हैं, यानी वास्तव में काम पर लगे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करें, यानी अगर बेरोजगार व्यक्ति, देखो आपने देखा था श्रम बल का, जब हमने परिभाषा पढ़ी थी लेबर फोर्स की, कि श्रम बल क्या था आपका, श्रम बल था आपका रोजगार प्लस में बेरोजगार। श्रम बल का नहीं था ना, जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो अगर मुझे काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कार्यबल यानी वर्क फोर्स। तो अगर मुझे बेरोजगारी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, श्रम बल में से इसको माइनस कर दूंगा, कार्यबल को माइनस कर दूंगा। तो ये हमारे पास अगर आपसे बोलता है बेरोजगारों की संख्या निकालो, तो हम क्या करेंगे, श्रम बल में से कार्यबल को माइनस कर देंगे। फिर बता रहा हूं, श्रम बल जो था वो कैसे निकलता था आपका, वर्क फोर्स का मतलब क्या था, सॉरी लेबर फोर्स का मतलब कि जो काम कर रहे हैं प्लस में जो काम करना चाहते हैं। काम करना चाहने वाले को, इनको काम नहीं, उसको बेरोजगार कहते थे हम, और जो वास्तव में काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्यबल। तो ये प्लस का कार्यबल वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो श्रम बल में से माइनस करेंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, समझ आ गया अरबाज, वेरी गुड। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करते हैं क्या, तो इस प्रकार से हमने देखा था लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट, उसी प्रकार से वर्क फोर्स का भी पार्टिसिपेशन रेट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, श्रमिकों की कुल संख्या। श्रमिकों की मैं बात कर रहा हूं, श्रमिक हम किसे कहते हैं, वर्कर वही होता है जो काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए काम करने वाले को कह लो, या फिर आप कार्यबल कह लो, या वर्क फोर्स कह लो, या श्रमिकों की संख्या कह लो, ये बटे में कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई में 100। जैसे हमने लेबर फोर्स का निकाला था, तो लेबर फोर्स अपॉन में टोटल जनसंख्या गुणे में 100। इसी प्रकार से अगर कार्यबल का निकालना है पार्टिसिपेशन रेट, तो कार्यबल बटे में कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई में 100। और कार्यबल यानी जो वास्तव में काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं ना, वर्कर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अगला। देखो जॉबलेस ग्रोथ, इसके बारे में कई बार आप पढ़ चुके हो। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब सिंपल सा होता है प्रिंस जी, कि भाई जब रोजगार रहित समृद्धि, जब देश के अंदर उत्पादन स्तर यानी कि जीडीपी तो ग्रो कर रहा हो, बट देश में नौकरियां नहीं हो, रोजगार नहीं बढ़ रहा हो। ठीक है, यानी कि व्हेन द प्रोडक्शन रेट यानी जीडीपी ग्रो बट द एम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन कांस्टेंट। बेरोजगारी दर नहीं बढ़ रही, लोग उतने ही रोजगार पे लगे हुए हैं, बट देश ग्रो कर रहा है। तो ये तब हो सकता है जब देश के अंदर क्या आ गई हो, टेक्नोलॉजी आ गई हो, मशीन आ गए हो। ठीक है, यानी देश जो है वो तकनीकी द्वारा तरक्की कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल के द्वारा नहीं, मानव पूंजी के द्वारा नहीं। समझा भाई? ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ यानी तकनीकी तौर पे हम ग्रो कर रहे हैं, हम मानव पूंजी की सहायता से ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आया? हाँ, अगर बात करें कार्यबल का, चलो ये क्वेश्चन होता है, कार्यबल का अनियमितीकरण क्या है हमारे पास, यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अनियमितीकरण, कैजुअलाइजेशन, इसी में पूरा आंसर है इसका। कैजुअलाइजेशन, कैजुअल, अनियमित मजदूर, मैंने कहा ना, ऐसे मजदूर जो कि किसी संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। तो यानी हम कह सकते हैं इसका अभिप्राय देश के कार्यबलों में, यानी जो वास्तव में काम कर रहे हैं, उनमें किनका हिस्सा ज्यादा होना, अनियमित श्रमिकों का ज्यादा हिस्सा होना। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है कि देश के टोटल वर्कफोर्स में जितने लोग वास्तव में काम कर रहे हैं, देश के टोटल वर्कफोर्स में किसका ज्यादा योगदान होना, उन लोगों का जो कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर जो अनियमित मजदूर हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी कहते हैं, यानी कि कार्यबल का अनौपचारिकरण भी कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जब भी देश के अंदर वर्कफोर्स के अंदर उन लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ने लग जाएगी जो क्या है, अनियमित मजदूर हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्कफोर्स का अनियमितीकरण, यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। समझ आया भाई? आया? ठीक है, ठीक है, यानी कि जब देश के अंदर उन लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, वर्कफोर्स में उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाए जो क्या है हमारे पास, अनियमित मजदूर हैं और कैजुअल वर्कर्स हैं, और इसे हम कार्यबल का अनौपचारिकरण या अनौपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है भाई? ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो अब देखो, कहते हैं क्या बेरोजगारी कौन होता है, पता चुका हूं मैं, बेरोजगार वह व्यक्ति है जिसे काम करने की इच्छा तो है
काम करने को तैयार है, जो रेट मिल रहा है उस पर काम भी करेगा, पर उसे काम नहीं मिल रहा, ठीक है। और बेरोजगारी के प्रकार, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बेरोजगारी के बारे में जानकारी हमें किन किन सोर्सेज से मिलती है, तो एनएसएसओ की रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम या संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा दूसरा सेंसस रिपोर्ट यानी कि जनगणना की रिपोर्ट, इसके द्वारा, और तीसरा होता है हमारे पास डीजीईटी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, रोजगार व प्रशिक्षण के डायरेक्टर जनरल। ये तीन ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें बेरोजगारी के बारे में या उसके बारे में डाटा हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। देखो बेरोजगारी के तीन प्रकार होते हैं आपके, एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। पता है आपको छिपी हुई बेरोजगारी कौन सी होती है? तो ऐसी बेरोजगारी जहां पर ना आवश्यकता से अधिक लोग काम पे लगे हुए हैं, जहां पर क्या हो रहा है आपका, आवश्यकता से अधिक लोग काम पे लगे हुए हैं, ठीक है भाई। ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये आपको देखने को मिल जाएगी किराना दुकान के अंदर या फिर खेतों के अंदर, कृषि के ऊपर, ठीक है। एक लोग काम करे या 10 लोग काम करे, फसल कल तो नहीं होगी ना, वो तो अपने टाइम पे होगी, तो इसको हम कहते हैं। फिर अगला बात करें, एक होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसमें वर्ष के कुछ महीने काम मिलेगा, उसके बाद बंदा बेरोजगार हो जाता है, ठीक है भाई, समझाया। मौसमी बेरोजगारी, कुछ महीने काम कुछ महीने बेरोजगार, समझा भाई ये चीज। और देन लास्ट होता है आपका शिक्षित बेरोजगारी, इसे हम स्नातक बेरोजगारी भी कहते हैं। स्नातक बेरोजगारी जो आमतौर पे शहरों में पाई जाती है, यानी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इसे हम कहते हैं। ये आमतौर पे कहां पर पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि अर्बन एरिया में पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को ना उसके काम का योग्यता के अनुसार, शिक्षा के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। वो बैठा रहता है कि भाई मैंने बीएससी कर रखी है, मैंने एमएससी कर रखी है, तो मैं तो केवल अपने हिसाब से ही काम करूंगा जब तक मुझे मिलेगा, उससे नीचे कोई वो जॉब करने को रेडी नहीं होता। तो तीन तरह के हो गए हमारे पास, प्रच्छन्न, मौसमी और आपका अनएजुकेट। ठीक है भाई, अब हमारे पास तो आप समझ गए बेरोजगारी के तीन प्रकार होते हैं आपके पास। अब लास्ट जो है हमारे पास वो होता है बेरोजगारी के कारण, ठीक है भाई। तो बेरोजगारी के कारण कई सारे हमारे पास। सबसे पहला, देश के आर्थिक विकास का धीमा होना। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश का, अगर वो स्लो है, देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत बेकार है, तो समझ जाओ देश में बेरोजगारी होगी। क्यों? जब देश खुद ग्रो नहीं कर रहा, मतलब देश में नए नए उद्योग, नई नई इंडस्ट्रियां नहीं लग रही हैं, ऐसे में कोई नया रोजगार के अवसर तो प्राप्त होंगे नहीं। तो वही चीज आएगा कि भाई लोग तो बढ़ते रहेंगे बेरोजगारी, बट उस हिसाब से देश में अंदर सेटअप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि उनको हम जॉब का मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जनसंख्या। ये तो सब ऑब्वियस कारण है कि जितनी ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से हमारा वो नहीं बढ़ रहा, क्या कहते हैं, उद्योग, फैक्ट्री, ठीक है। यानी कि जो रोजगार के सोर्सेज हैं वो नहीं बढ़ रहे, पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा होता है आपका कृषि में प्रशिक्षण का अभाव। हम सब जानते हैं हमारे देश के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां पर काम करते हैं? कृषि क्षेत्र के अंदर। बट कृषि क्षेत्र के अंदर भी आप देखोगे तो वहां पे कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर ना ट्रेनिंग का भी अभाव होता है। लोग हर कोई बंदा चल भाई काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर आखिर में एक समय ऐसा आता है भाई उनको कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा, छोड़ देंगे काम, शहर आ जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो एक ही है। फिर अगला, पुअर एजुकेशन सिस्टम। खराब शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं हमारे देश में बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण होता है। कि यहाँ पर आप देखोगे तो 18 साल तक 12वीं, फिर उसके बाद 3 साल तक वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ग्रेजुएशन, इतने करने के बाद भी आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है, फिर आपको कोई और कोर्स करना पड़ेगा। तो जो खराब जो एजुकेशन सिस्टम है ना कहीं ये भी एक कारण होता है काफी लंबे समय तक बेरोजगार रहने का। जो हमने बेरोजगारी की बात की ना, ये वाली, ये, ठीक है। फिर अगर हम बात करें खराब स्वास्थ्य सुविधा भी, ये भी एक है ना, हमारे देश में हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है। मैंने मान के चलो जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई बंदा आज बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, आज जॉब पे गया, खुशी खुशी में मिठाई खाई, मिठाई में हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गया उसे, डॉक्टर के पास गया चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर ने कोई और दवाई दे दी,
बंदा पैरालाइज हो गया खत्म, इतने साल की मेहनत बर्बाद। सही चीज भाई। तो ये हो गया हमारे पास खराब हेल्थ फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं देश में कारण है किसका, बेरोजगारी होने का। अगर बात बताएं तो छठा जो होता है हमारे पास पुअर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, और सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश की खराब सरकारी नीति भी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग झांसे में तो आ जाते हैं कि इतना रोजगार निकलेगा, चलो वोट दे देते हैं, पर निकलता कुछ नहीं है। निकलता है तो लोग बस जनता का तेल। ठीक है, अगला देखो ध्यान से। अब बात करते हैं बेरोजगारी के कारण। तो ये हो गए, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि बेरोजगारी को ठीक करने के उपाय कौन कौन से होंगे, तो बस इसको उल्टा कर दो। देश की आर्थिक गति को तेज होना पड़ेगा, नए नए उद्योग सेटअप होने पड़ेंगे, जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में आपको तकनीकी विकास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा संख्या कहां पर लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। प्लस में एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, स्वास्थ्य फैसिलिटी बेटर, और ये ठीक है। और प्लस में सरकार को कहीं ना कहीं कोई सारे कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, जैसे होता है मनरेगा था ना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जो हमने उस बारे चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा, मानव पूंजी निर्माण के अंदर, जिसमें 100 दिन का गारंटी रोजगार है। तो ये सारे कुछ पॉलिसी है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, इतना ही इस चैप्टर के अंदर, कुछ है भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बस, और आपका चैप्टर यहाँ पर हो गया समाप्त। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।